टकराती जिंदगी। जिंदगी कई बार ऐसे दौर से गुजर जाती है कि अपने को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। रहर कर शकीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अब उसको क्या करना चाहिए। सोफे पर निढाल सी पड़ी थी, अपने गम को भुलाने के लिए सिगरेट के धुएं को उड़ाती हुई भविष्य की कल्पनाओं में खो जाती। आज वो जिस स्थिति में थी, इसके लिए वह दो व्यक्तियों पर दोष डाल रही थी। एक थी उसकी छोटी बहन बानो और दूसरा था उसका पति याकूब। मैं क्या करती, मुझे उन्होंने पागल बना दिया था। ये वही व्यक्ति था जो शादी से पहले मुझसे कहा करता था कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वह खुदकुशी कर लेगा। आज उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि मैं अपना शौहर, घर और छोटी बच्ची को छोड़ने को मजबूर हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, शकीला मन ही मन बोली। मैंने याकूब को क्या नहीं दिया। वो आज भूल गया कि शादी से पहले वह तपेदिक से पीड़ित था। मैंने उसकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश की। मैंने उसके लिए हर चीज निछावर कर दी। अपना धन, अपनी भावनाएं, हर चीज मैंने उसको अर्पण कर दी। सड़कों पर घूमने वाले बेरोजगार याकूब को मैंने सब सुख दिए। उसने गाड़ी की इच्छा व्यक्त की और मैंने कहीं से भी धन जुटाकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। मुझे अफसोस इस बात का है कि उसने मेरे साथ यह क्यों किया। मुझे इस तरह जलील करने की उसे क्या जरूरत थी। अगर वो एक बार भी कह देता कि वो मेरे से उब गया है तो मैं खुद ही उसके रास्ते से हट जाती। जब मेरे पास अच्छी नौकरी और घर है ही तो मैं उसके बिना भी तो जिंदगी काट सकती हूँ। बानो मेरी छोटी बहन है। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, पर उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उसने सांप की तरह मुझे दंस लिया। पता नहीं मेरा घर उजाड़ कर उसे क्या मिला। मुझे उसके कुकर्मों का ध्यान आते ही उस पर क्रोध आता है। बुदबुदाते हुए शकीला सोफे से उठी और बाहर अपने बंगले के बाग में घूमने लगी। 20 साल पहले की बात है। शकीला एक सरकारी कार्यालय में अधिकारी थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, मोटी मोटी आंखें और छरहरा बदन। खूबसूरती उसके अंग से टपकती थी। कार्यालय के साथी अधिकारी उसके संपर्क को तरसते थे। गाने और शायरी का उसे बेहद शौक था। महफिलों में उसकी तारीफ के पुल बांधे जाते थे। याकूब उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी रियासत के नवाब का बिगड़ा शहजादा था। नवाब साहब अपने समय के माने हुए विद्वान और खिलाड़ी थे। याकूब को पहले फिल्म में हीरो बनने का शौक हुआ। वो मुंबई गया पर वहाँ सफल न हो सका। फिर पेंटिंग का शौक हुआ, परंतु इसमें भी सफलता नहीं मिली। उसके पिता ने काफी समझाया पर वो कुछ समझ न सका। गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। दिल्ली में रेडियो स्टेशन पर छोटी सी नौकरी कर ली। कुछ दिन के बाद वह भी छोड़ दी। फिर शायरी और पत्रकारिता के चक्कर में पड़ गया। न कोई खाने का ठिकाना, न कोई रहने का बंदोबस्त। यार दोस्तों के सहारे किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। शरीर, दिल और अवश्य आकर्षक था। खानदानी तहजीब और बोलने का लहजा हर किसी को मोह लेता था। और फिर एक दिन इत्तेफाक से उसे शकीला से मिलने का मौका मिला। एक इंटरव्यू लेने के सिलसिले में वह शकीला के कार्यालय में गया। उसके कमरे में घुसते ही उसने जो ही शकीला को देखा, उसके तनबदन में सनसनी सी फैल गई। कुछ देर के लिए वह उसे खड़ा खड़ा देखता रहा। इससे पहले कि वह कुछ कहे, शकीला ने उससे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शकीला भी उसकी तहजीब और बोलने के अंदाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इंटरव्यू का कार्य खत्म हुआ और उससे फिर मिलने की इजाजत लेकर याकूब वहां से चला गया। याकूब के वहां से चले जाने के बाद शकीला काफी देर तक कुछ सोच में पड़ गई। ये पहला मौका था जब किसी के व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित किया था। कल्पनाओं के समुद्र में वो थोड़ी देर के लिए डूब गई और फिर उसने अपने आप को झटक दिया और अपने काम में लग गई। ज्यादा देर तक उसका काम में मन नहीं लगा। आधे दिन की छुट्टी लेकर वह घर चली गई। शकीला उत्तर प्रदेश के जौनपुर कस्बे के मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार की कन्या थी। उसकी 3 बहनें और 2 भाई थे। पिता का साया उस पर से उठ गया था। 2 भाइयों और 2 बहनों का विवाह हो चुका था और वे अपने परिवार में मस्त थे।
विधवा माँ और 7 वर्षीय छोटी बहन बानो के जीवनोन्वाह की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले रखी थी। उसकी माँ को अपने घर से विशेष लगाव था। वो किसी भी शर्त पर जौनपुर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी गुजर के लिए उसका पिता काफी रुपया पैसा छोड़ गया था। घरों का किराया आता था व थोड़ी सी कृषि भूमि की आय भी थी। शकीला के सामने समस्या बानो की पढ़ाई की थी। शकीला की इच्छा थी कि वो अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करे। वो उसे पब्लिक स्कूल में डालना चाहती थी जो जौनपुर में नहीं था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसने अपनी मां को रजामंद कर लिया और वो बानो को दिल्ली ले आई। शकीला बानो से बेहद प्यार करती थी। बानो को भी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार था। याकूब और शकीला के परस्पर मिलने का सिलसिला जारी रहा। कुछ दिन कार्यालय में औपचारिक मिलन के बाद गेलाड में कॉफी के कार्यक्रम बनने लगे। शकीला ने न चाह कर भी हाँ कर दी। बानो के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए भी वो याकूब से मिलने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए लालायित रहने लगी। उन दोनों को इस प्रकार मिलते हुए 1 साल हो गया। प्यार की पवित्रता और मनों की भावनाओं पर दोनों का ही नियंत्रण था। परस्पर वे एक दूसरे के व्यवहार, आदतों और इच्छाओं को पहचानने लगे थे। एक दिन याकूब ने उसके सामने हिचकते विवाह का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर शकीला एकदम बौखला उठी। वो परस्पर मिलन से आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। ये सुनकर वो उठी और ना कहकर गेलाड से चली गई। घर जाकर वह अपने लिहाफ में काफी देर तक रोती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जिंदगी के किस दौर से गुजर रही है। वह क्या करे क्या ना करे कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस घटना का याकूब पर बहुत बुरा असर पड़ा। वह शकीला की नाक को सुनकर तिलमिला उठा। इस गम को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। अब वो रोज शराब पीता और गुमसुम रहने लगा। खाने का उसे कोई होश न रहा। उसने शकीला से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। शकीला के इस व्यवहार ने उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। उधर शकीला की हालत भी ठीक न थी। बानो के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए वो याकूब को ना तो कह बैठी, परंतु वह अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस करने लगी। याकूब के संपर्क में थोड़े समय के लिए जो खुशी याद दी थी वो लगभग खत्म हो गई थी। वो खोई खोई सी रहने लगी। रात को करवटें बदलती और अंदर लेती परंतु नींद न आती। शकीला ने सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना शुरू किया। चेहरे की रौनक और शरीर की स्फूर्ति पर असर पड़ने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो इसी सोच में डूबी रहती कि बानो की परवरिश कैसे हो। यदि वह शादी कर लेगी तो बानो का क्या होगा। अत्यधिक शराब पीने से याकूब की सेहत पर असर पड़ने लगा। उसका जिगर ठीक से काम नहीं करता था। खाने की लापरवाही से उसके शरीर में और कई बीमारियां पैदा होने लगी। याकूब इस मानसिक आघात को चुपचाप सहे जा रहा था। धीरे धीरे शकीला को याकूब की इस हालत का पता चला तो वह घबरा गई। उसे डर था कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। वो याकूब से मिलने के लिए तड़पने लगी। एक दिन हिम्मत करके वो उसके घर गई। याकूब की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। याकूब ने फीकी हंसी से उसका स्वागत किया। कुछ शिकवे शिकायतों के बाद फिर से मिलना जुलना शुरू हो गया। अब जब याकूब ने उससे प्रार्थना की तो शकीला से न रहा गया और उसने हाँ कर दी। शादी हो गई। शकीला और याकूब दोनों ही मजे से रहने लगे। हर दम हर पल वे साथ रहते, आनंद उठाते। 3 वर्ष देखते ही देखते बीत गए। बानो भी अब जवान हो गई थी। उसने MA कर लिया था और एक अच्छी फर्म में नौकरी करने लगी थी। शकीला ने बानो को हमेशा अपनी बेटी ही समझा था। शादी से पहले शकीला और याकूब ने आपस में फैसला किया था कि जब तक बानो की शादी नहीं हो जाती वह उनके साथ ही रहेगी। याकूब ने उसे बेटे के समान मानने का वचन शकीला को दिया था। शकीला ने कभी अपनी संतान के बारे में सोचा भी नहीं था। वो तो बानो को ही अपनी आशा और अपने जीवन का लक्ष्य समझती थी। याकूब कुछ दिनों के बाद उदास रहने लगा। यद्यपि बानो से वो बेहद प्यार करता था परंतु उसे अपनी संतान की लालसा होने लगी। वो शकीला से केवल एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा।
न जाने क्यों शकीला मां बनने से बचना चाहती थी, परंतु याकूब के इकरार ने उसे मां बनने पर मजबूर कर दिया। फिर साल भर बाद शकीला की कोख से एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। प्यार से उन्होंने उसका नाम जाहिरा रखा। शकीला और याकूब अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। जाहिरा ने उनकी खुशियों को और भी बढ़ा दिया था। जाहिरा जब 3 वर्ष की हुई तो याकूब के पिता नवाब साहब आए और उसे अपने साथ ले गए। जाहिरा को उन्होंने लखनऊ के प्रसिद्ध कॉन्वेंट में भर्ती कर दिया। याकूब और शकीला दोनों ही इस व्यवस्था से प्रसन्न थे। कार्यालय की ओर से शकीला को अमेरिका में अध्ययन के लिए भेजने का प्रस्ताव था। वो बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बार बार उसे यही चिंता सताती कि बानो के रहने की व्यवस्था क्या की जाए। उसने याकूब के सामने इस समस्या को रखा। उसने आश्वासन दिया कि वो बानो की चिंता न करे, वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। इन शब्दों से आश्वस्त होकर शकीला अमेरिका के लिए रवाना हो गई। शकीला 1 साल तक अमेरिका में रही और जब वापस दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरी तो याकूब और बानो ने उसका स्वागत किया। कुछ दिन बाद शकीला ने महसूस किया कि याकूब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। वो अब पहले की तरह खुले दिल से बात नहीं करता था। उसके व्यवहार में उसे रूखापन नजर आने लगा। उधर बानो भी अब शकीला से आंख मिलाने में कतराने लगी थी। शकीला को काफी दिन तक इसका कोई भान नहीं हुआ, परंतु उन हरकतों से वो कुछ असमंजस में पड़ गई। याकूब को अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अब वो शकीला के साथ बाहर पार्टियों में भी न जाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता। वह ज्यादा से ज्यादा समय तक बानो के साथ बातें करता। एक दिन शकीला को कार्यालय में देर तक रुकना पड़ा। जब वह रात को अपने बंगले में पहुंची तो दरवाजा खुला था। वो बिना खटखटाए ही अंदर चली आई। वहां उसने जो कुछ देखा तो एकदम सकपका गई। बानो का सिर याकूब की गोदी में और याकूब के होंठ बानो के होंठों से सटे हुए थे। शकीला को अचानक अपने सामने देखकर वे एकदम हड़बड़ा कर उठ गए। उन्हें तब ध्यान आया कि वे अपनी प्रेम क्रीड़ा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दरवाजा बंद करना भी याद न रहा। शकीला पर इस हादसे का बहुत बुरा असर पड़ा। वो एकदम गुमसुम और चुप रहने लगी। याकूब और बानो भी शकीला से बात नहीं करते थे। शकीला को बुखार रहने लगा। उसका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। उधर याकूब और बानो खुलकर मिलने लगे। नौबत यहाँ तक पहुँची कि अब बानो ने शकीला के कमरे में सोना बंद कर दिया। वो अब याकूब के कमरे में सोने लगी। दफ्तर से याकूब और बानो अब देर से साथ साथ आते, कभी कभी इकट्ठे पार्टियों में जाते और रात को बहुत देर से लौटते। शकीला को उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। शकीला उनकी रंगरेलियों को देखती और चुपचाप अंदर ही अंदर घुटती रहती। 1-2 बार उसने बानो को टोका भी, परंतु बानो ने उसकी परवाह नहीं की। शकीला की सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। रहर कर उसको अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था बानो अब बड़ी हो गई है, वो उसे अपने पास न रखे। कहीं ऐसा न हो कि वो उसकी सौत बन जाए। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, वो कब कहाँ फिसल जाए कोई नहीं कह सकता। इस बात पर शकीला ने अपनी मां को भी फटकार दिया था, पर वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि याकूब इस तरह की हरकत कर सकता है। वो तो उसे बेटी के समान समझता था। शकीला को बड़ा मानसिक कष्ट था, पर समाज में अपनी इज्जत की खातिर वह चुप रहती और मन महसूस कर सब कुछ सही जा रही थी। बानो के विवाह के लिए कई रिश्तों के प्रस्ताव आए। शकीला की दिली इच्छा थी कि बानो के हाथ पीले कर दे, परंतु जब भी लड़के वाले आते याकूब कोई न कोई कमी निकाल देता और बानो उस प्रस्ताव को ठुकरा देती। आखिर शकीला ने एक दिन याकूब से साफ साफ पूछ लिया। यह उनकी पहली टकराहट थी। तू मैंने हुई। याकूब को भी गुस्सा आ गया। गुस्से के आवेश में याकूब ने शकीला को बीते दिनों की याद दिलाते हुए कहा, शकीला, मैं ये जानता था कि तुमने पहले रिजवी से निकाह किया था। जब वो तुम्हारे नाजन खरे और खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सका तो वो बेचारा बदनामी के डर से कई साल तक इस गम को सहता रहा। तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारे एक लड़के को वो पालता रहा। आज वो लड़का जवान हो गया है। तुमने उसके साथ जैसा क्रूर व्यवहार किया उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ अरसे बाद सदा के लिए उसने आंखें मूंद ली।
तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें उसकी मौत की खबर सुनाई थी तो तुम केवल मुस्कुरा दी थी और कहा था कि यह अच्छा ही हुआ कि वो अपनी मौत खुद ही मर गया, नहीं तो शायद मुझे ही उसे मारना पड़ता। शकीला की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह तमतना कर बोली, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो निकाह माँ बाप द्वारा किया गया एक बंधन मात्र था। वह हैवान था, इंसान नहीं, इसीलिए आज तक मैं भी किसी से इसका जिक्र तक नहीं किया। फिर इसकी तुम्हें जरूरत भी क्या थी? तुमने मुझसे, मेरे शरीर से प्यार किया था, न कि मेरे अतीत से। शकीला, जब से मैंने तुम्हें देखा तुमसे प्यार किया और इसीलिए विवाह भी किया। तुम्हारे अतीत को जानते हुए भी मैंने कभी उसकी छाया अपने और तुम्हारे बीच नहीं आने दी। आज तुम मेरे ऊपर लांछन लगा रही हो, पर यह कहाँ तक ठीक है? तुम एक दोस्त हो सकती हो परंतु बीवी बनने के बिल्कुल काबिल नहीं। मैं तुम्हारे व्यवहार और तानों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारे साथ एक पल भी गुजारना अब मेरे बस का नहीं। याकूब और शकीला में ये चक हो ही रही थी कि बानो भी वहाँ आ गई। बानो को देखते ही शकीला बिफर गई और रोते रोते बोली, मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैंने बच्ची के समान पाला आज वही मेरी शौक की जगह ले लेगी। माँ ने ठीक ही कहा था कि मैं जिसे इतनी आजादी दे रही हूँ वो कहीं मेरा घर ही न उजाड़ दे। आज वही सब कुछ हो रहा है। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। बानो से चुप नहीं रहा गया। वो भी बोल पड़ी, आपा, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। तुमने मुझे पाला पोसा है, पर अब मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। छोटी बहन होने के नाते मैं तुम्हारे भूत और वर्तमान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम्हारे पास समय ही कहाँ है कि तुम याकूब की जिंदगी को खुशियों से भर सको। तुमने तो कभी अपनी कोख से जन्मी बच्ची की ओर भी ध्यान नहीं दिया। आराम और अयाशी की जिंदगी हर एक गुजारना चाहता है, परंतु तुम्हारी तरह खुदगर्जी की जिंदगी नहीं। याकूब परेशान और बीमार रहते हैं, उन्हें मेरे सहारे की जरूरत है। बानो के इस उत्तर को सुनकर शकीला सकपका गई। अब तक वह याकूब को ही दोषी समझती थी, परंतु आज तो उसकी बेटी समान छोटी बहन भी बेशर्मी से जबान चला रही थी। अगले दिन ही उसने उनके जीवन से निकल जाने का निर्णय कर लिया। शकीला जब अगले दिन अपने कार्यालय में पहुंची तो उसकी मेज पर एक कार्ड पड़ा था। लिखा था, शकीला, हम साथ नहीं रह सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।